अस्सलाम वालेकुम। आज द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रईसा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब ईरान में हैं और सुनने में आया है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई भी कमेंट करना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि जब तक कोई अपडेट आ नहीं जाती। लेकिन कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची में एक बहुत ही एग्रेसिव स्पीच की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कराची और गवादर को ही क्यों फ़ेडरल को देने की बातें की जा रही हैं, लाहौर और इस्लामाबाद को क्यों नहीं। तो वो तो बज़ाहिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात भी कही है कि 28वीं तरमीम के बारे में किसी ने भी फॉर्मली या इनफॉर्मली पीपल्स पार्टी से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया। लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि वो अपनी स्पीच में इस तरह के जवाबात, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि कुछ ऑब्वियसली बैकग्राउंड में तैयारी तो बहुत है। बेशक बजट से पहले नहीं, लेकिन बजट के बाद इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो 28वीं तरमीम पास करवा ले। और बिलावल साहब जिस तरह के एग्रेसिव आंसर्स दे रहे हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट को तो लगता है कि 28वीं तरमीम में अगर कोई रुकावट है तो वो पीपल्स पार्टी ही है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट भी किसी रिएक्शन देने पर आ गई तो फिर क्या होगा? हाँ, ये जो आप बात कर रही हैं ये बात दुरुस्त है। ख़तरा बहुत सीरियस है। ख़तरा इस तरह से है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जिस तरह से वो इस मुल्क को देखना चाहते हैं या जिस तरह से उनके ख़्याल में ये मुल्क तरक्की कर सकता है, उस तरह से सारे देखें। अगर कोई आदमी उससे हट के देखता है या उससे डिसएग्री करता है तो वो समझते हैं कि शायद ये उतना मुहिब वतन नहीं है या शायद ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। हालांकि ये पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क होता है। तो बिलावल भुट्टो जिस अग्रेसिव अंदाज में जिस तरह से उन्होंने इन सारी तजावीज़ को जो हवा में थी, जिनको अभी किसी ने फार्मूला बनाकर पेश नहीं किया था, कहीं ना कहीं इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स की तरफ से ब्रेक हो रही थी कि गवादर को, कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, या ये जो 28वीं तरमीम का जो मसवदा है, गवर्नमेंट कहती है कि अभी उसके बारे में कुछ बता नहीं रही, लेकिन जो इस्लामाबाद के एक तरह से जिनको मुक़्तदर सहाफ़ी कहा जाता है, वो कह रहे थे 3 ड्राफ्ट बन गए। एक ड्राफ्ट माइल्ड है, एक ड्राफ्ट ज़रा स्ट्रॉन्ग है, एक ड्राफ्ट जो है बिल्कुल मिनिमम है, और ये वो, लेकिन कोई ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया। लेकिन ये जो सारी डिस्कोर्स शुरू हो गया था और जो जिस तरह से कराची के लोग, मुकामी कुछ कराची के MQM के लोग बीच में कूद आए थे, तो बिलावल भुट्टो ने हर क्वार्टर को एक मैसेज दिया। अब जवाब में बिलावल भुट्टो के लिए क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से नहीं करती, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है कि ये सोच का इख्तलाफ है। मसलन जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ना, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यार बहुत सारे हमारे पंजाबी दोस्त या इस्लामाबाद में बैठे दानिश्वर वो कहते हैं कि ये इंतज़ामी तौर पे हर सूबा 4-5 हिस्सों में अगर तकसीम हो जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि इसमें अगर गवर्नेंस ठीक हो जाती तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ सिंध के लोग या बलूचिस्तान के लोग या फॉर दैट मैटर दूसरे सूबों के लोग इस तरह से नहीं सोचते। वो सोचते क्या है, उनके नज़दीक मतलब ये समझ लें कि एक तरह से 2 मेंटालिटीज़ हैं। एक मेंटालिटी ये है कि जो सेटलर मेंटालिटी होती है, वो कहते हैं कि हम जहाँ पे भी जाएंगे, जिस जोग्राफिया में भी जाएंगे, जिस मौसम में भी जाएंगे, जिस जगह पे भी जाएंगे, वहाँ अपने लिए एक सर्वाइवल बना लेंगे। ये सेटलर सोचता है। बहुत सारे लोग अमेरिका गए, बरतानिया गए, यूरोप गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने अपने आप को वहाँ पे हर हिसाब से अडॉप्ट कर लिया हर चीज़ को। लेकिन बाज़ लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, जो ज़मीन जिसमें हमारे पुरखे दफन है, जो हमारी तहज़ीब है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारा जोग्राफिया है, हम उसके साथ जुड़ के रहना। अब ये 2 नुक्ता नज़र का बुनियादी इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि जी, अगर कुछ लोग कहते हैं कराची सिंध से अलग हो जाएगा तो क्यों सिंध के जहेज़ में आया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो ग्वादर है वो अगर अलग हो जाए तो हम दुबई की तरह या दूसरे बड़े मुल्कों की तरह इन शहरों को इस तरह से डेवलप कर लें कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बन जाएं
और बेशक सिंध का हिस्सा नहीं भी रहता तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सिंधियों के लिए ये प्रॉब्लम है, अकेले बिलावल भुट्टो के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी सिंधी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लें, वो सारे इस आइडिया के मुखालफ होंगे। इसीलिए बिलावल भुट्टो इस मामले में बहुत अग्रेसिव है। अब ये जो नुक्ता नज़र का फ़र्क है उसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत होती है। मसलन एक मौका था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी थी पहली दफ़ा, तो उनके सामने हालात ये थे कि पंजाब में वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ थे, उनको बेनज़ीर भुट्टो के सामने एक अपोजिशन के तौर पे खड़ा कर दिया गया। पंजाब ने फ़ैसला किया अलग एक टेलीविज़न बनाने का और बैंक बनाने का और कुछ चीज़ें करने का वफाक के सामने। तो किसी ने, बेनज़ीर भुट्टो लाहौर आई थी तो किसी ने उनसे पूछा कि ये जो पंजाब आपके ख़िलाफ़ बगावत कर रहा है एक तरह से वफाक के ख़िलाफ़, इसको आप कैसे देखती हैं? तो उन्होंने हंस के कहा सामने उस होटल में जहाँ पे उनका कोई सेमिनार था या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई थॉट कि कोई शायद सेमिनार था जिसमें वो एड्रेस करने के लिए आई थी, तो उन्होंने सामने एक कालीन बिछा हुआ था स्टेज के सामने, तो वो मल्टी कलर, उसमें मुख्तलिफ़ रंगों के फूल थे। तो उन्होंने उस कालीन की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा जैसे ये कालीन है ना, इसमें बहुत सारे रंग हैं और ये इन रंगों के साथ ही एक खूबसूरत इसकी एक बनी है, हारमनी बनी। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जो है ना मुख्तलिफ रंगों से बना हुआ है। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने ये रंगों वाली मिसाल दी कि अपनी ज़मीन से लोगों को बहुत प्यार होता है, हिस्टोरिकल हेरिटेज की एक बहुत वैल्यू होती है, लेकिन आप कोई मोटे मोटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अगर आप पॉइंट्स बताना चाहें तो आप क्या मशवरा देंगे कि वो कराची में क्या ऐसा काम करें कि वो जो थ्रेट हमेशा लटकता है, हमेशा एक तलवार लटकती है उनके सर पर, तो वो ख़त्म हो जाए? वो क्यों नहीं लाहौर की तरह, पंजाब की तरह उसको बनाने की कोशिश करते? आपने अक्सर कहा कि हेल्थ पर बहुत काम हुआ है कराची में, लेकिन उसमें प्राइवेट लोग भी, NGOs भी शामिल हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को आसानी से नहीं दिया जा सकता। और अगर सुना जाए तो कराची के लोगों के, उनकी आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको वो रोज़ फेस करते हैं, तो उनको कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे आर्मी आ जाए। लोग कहते हैं, उनकी सोच हो गई है ये। हाँ, लेकिन ये एक फ़ौरी रद्द-ए-अमल होता है बाज़ औक़ात कि जब आपको पेन किलर चाहिए होता है ना जी, तो आप कहते हैं कि यार ये फ़ौरी रिलीफ कुछ चाहिए हमें जी। मामला इतना गंभीर हो गया है कि हमें एक फ़ौरी रिलीफ चाहिए। एक मौका आता है कि मरीज़ जब कहता है कि मुझे एनेस्थीसिया दे दिया जाए, ठीक है, कि अगर मेरा ऑपरेट करना है तो मुझे एनेस्थीसिया दे जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें लम्हाती होती हैं, ये मुस्तकिल हल नहीं होते कि कहीं पे मार्शल लग जाए या कहीं पे आप सर्जिकल ऑपरेशन कर दें। कराची में एक प्रॉब्लम रही है, पहले देखें ये हमारी रियासत की एक सोच थी किसी ज़माने में। वो सोच थी कि ये जो सिंध है ना, सिंध के लोग, जब आपको याद होगा कि सिंध के लोग इकट्ठे रिएक्ट करते हैं, वो एक पार्टी के तौर पे रिएक्ट नहीं करते। तो कहा यह गया कि ये जो सिंध कार्ड है ना, इसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप कराची को एक बैलेंस, कराची में एक मुतबादल ग्रुप हो जो खड़ा हो जाए सिंध कार्ड के ख़िलाफ़। अल्ताफ़ हुसैन को खड़ा कर दिया गया, इतनी कत्लो गारत हुई कि सड़कें लहू से भर गईं, लेकिन क्या हुआ कि वही अल्ताफ़ हुसैन ने जब रियासत को ललकारना शुरू किया तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है। उसका जो फुटप्रिंट था वो अभी भी मौजूद है, लेकिन उसको एक तरह से मिटाने की कोशिश अब तक हो रही है। ठीक है। वो तलखी जो है वो अभी भी, जो अल्ताफ़ हुसैन के नतीजे में पैदा हुई थी, वो तलखी अभी भी MQM के लोगों के चेहरों पे, उनकी ज़बान में, उनके बयानात में झलकती है। वो तलखी अभी भी सिंध के लोगों के चेहरों में, उनकी ज़बान में, उनके बयानात में झलकती है। तो वो हल नहीं था ना इस तरह की डिवीज़न जो थी। मामला ये है कि अगर आप ये मिसाल मैं देता हूँ आपको कि फ़र्ज़ करें कि भारत में बम्बे है, जिसको वो मुंबई कहते हैं, वो महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर, वहाँ पे महाराष्ट्रियन नेशनलिस्ट जो हैं वो बाहर से आने वाले UP के लोगों को, बिहार के लोगों को मारते पीटते हैं। वहाँ पे भी इसी तरह का एक सिचुएशन है। अच्छा, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि जिस तरह से, चूँकि ये बहुत बड़ा शहर बन गया है बम्बे, और वहाँ पे पूरे इंडिया के लोग आके
अपना बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, और उनकी वजह से बम्बे की स्टॉक मार्केट और बम्बे का जो एक कारोबारी रंग है या कलकत्ता का जो कारोबारी रंग है वो पूरे बंगाल के लोगों से है। तो इस क्यों ना पूरे मतलब बंगाल से बाहर के लोगों ने भी आके कलकत्ता बनाया हुआ है, या चेन्नई वहाँ का बड़ा शहर है, या दिल्ली, तो वो कहेंगे इसको तो महाराष्ट्र से या बंगाल से अलग कर दिया जाए, तो बंगाली या महाराष्ट्रियन वहाँ कबूल करेंगे? हरगिज़ नहीं। यही प्रॉब्लम है कराची की। हम फिर कहते हैं ऐसी की तैसी सिंधियों की, वो कैसे रुकावट डाल सकते हैं जब फेडरल गवर्नमेंट फैसला कर लेगी? उसके नतीजे वो कैसे अलग आप करेंगे? आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे होगा ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है जो बिलावल भुट्टो को करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसके ज़रिए वो बल्दियाती अदारों को जो MQ मांगती है ना, जो प्रोवेंशियल वो मांगती है, एक प्रोवेंशियल NFC जिसको जो जिस तरह की NFC है ना उस तरह का कि बल्दियाती, और जो भी पार्टी जीतती है वहाँ पे डेमोक्रेटिकली कराची में, बाकी ज़िलों में जहाँ जहाँ पे भी बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, तो वो उनको वो फंड जाना चाहिए, वो फंड अपना खर्च करें। ये तो बिलावल भुट्टो को करना चाहिए, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है। और ये यहाँ पे पंजाब में भी होना चाहिए जहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, ये हर जगह पे होना चाहिए। ये पहला सवाल है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट का और MQM का एक मुआहदा भी हुआ है, लेकिन ये कोई किसी हमारे जो आइन है उसमें तरमीम के नतीजे में नहीं इम्प्लीमेंट होगा। ये सूबा सिंध की असेंबली एक बिल पास करेगी जी। और उसमें बिलावल साहब को ज़रूर MQM को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, इस बजाय इसके कि MQM के लोग किसी और जगह पे इस्तेमाल हों, उनको खुद ऑन बोर्ड करना चाहिए। सर, इसके साथ ये भी खबरें हैं कि वो जो गवर्नर KPK हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनकी पिछले कुछ अर्से में हम देख रहे हैं काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं CM सुहेल अफरीदी साहब से, और उन्होंने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फजलुर रहमान साहब से सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकातें हो रही हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बल्कि उन्होंने अपने कुछ गोल्स भी हासिल किए कि CNG स्टेशन को बहाल कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने। तो ये जो एक इत्तेहाद होता हुआ नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी का PTI के साथ, फिर JUIF के साथ भी, तो क्या इस ख़तरे की वजह से ये सुनने में आ रहा है बल्कि कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी पसंद का गवर्नर तैनात करना चाह रही है KPK में, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपको? बस इसी तरह की खबरें आती रहती हैं इस्लामाबाद में, फिर वो पता चलता है वो खबर ही गलत निकली, जैसे सदर साहब के बारे में पहले हम खबरें सुन रहे थे। क्या सराहना जी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो गवर्नर कुंडी हैं फैसल करीम कुंडी, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। PTI के साथ एक रिलेशनशिप जो टूटी हुई रिलेशन जो थी नहीं पहले, गंडापुर का था इनका तो एक तरह से बहुत सख्त एक तरह से इख्तलाफात थे। अब ये गवर्नर का वज़ीर आला के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो लोग कहते हैं कि ये एक अनहोनी थी जो हुई है। और इसी तरह वहाँ पे फजलुर रहमान साहब भी बहुत एक्टिव हो गए। अब बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी है वो बहुत इंटेलिजेंटली गंडापुर की जो कहानी है या गंडापुर के मुखालिफ जो लॉबीज़ हैं उनके साथ दोस्ती कर रहा है। वो मौलाना फजलुर रहमान और गंडापुर का एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। मौलाना साहब से वो इसलिए मिलते हैं कि गंडापुर को मैसेज जाए कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ बड़ा कंफर्टेबल हूँ। कुंडी साहब की भी एक ही वहाँ से ये डेरा इस्माइल खान से, कुंडी साहब से भी उनकी इसीलिए एक इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी की जाती है क्योंकि गंडापुर के बारे में वो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक पिटीशन लेकर गए हुए हैं कि उनको दोबारा वज़ीर, और गंडापुर के बारे में ये था कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे और वही रास्ता निकाल सकते हैं इमरान खान साहब को निकालने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये है कि ये जो आपके हैं सुहेल अफरीदी, उन्होंने फजलुर रहमान साहब से जो मुलाकात की है उसमें भी 28वीं तरमीम के ऊपर बात हुई है कि इस पर एक मुत्तफ़िका लाहेअमल बनना चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने कराची में भी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 28वीं तरमीम में कोई मुत्तफ़िका ज़रदारी साहब को दावत दी, चेन बनती हुई नज़र आ रही है। फिर फजलुर रहमान की और अचकज़ई की मुलाकातें भी हुई हैं, तो ये ज़ेरे ज़मीन लग रहा है कि कुछ चेन बनती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है कि कुंडी इस वजह से उस पे हो निशाने पे
कि कुंडी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गए हैं लोगों को जोड़ने के लिए। इस तरह की बात हो भी सकती है, या ये भी हो सकता है कि इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं कि कुंडी साहब को इशारा दिया जाए कि मत करो जो ये कर रहे हो तुम, तो उनको रोका भी जा सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार की शराकत के फार्मूले में ये तय था कि केपी का गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। अगर पीपल्स पार्टी से ये गवर्नरशिप ली जाएगी तो फिर वो मुआहदा टूट जाएगा, जो मुआहदा पीपल्स पार्टी का और 28वीं तरमीम होनी और मुश्किल हो जाएगी। पहले ही मुश्किल है वो, पहले ही मुश्किल है, तो आगे क्या उसका फिर फ्यूचर होगा। ठीक है। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ आइनी मूवमेंट का एहतजाज हुआ महंगाई को लेकर, उन्होंने प्लान किया हुआ था, लेकिन जब वो एहतजाज की फुटेजेस सामने आई तो हमने देखा कि हर शहर में 10, 12, 15, 20 इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। तो पीटीआई इसमें एक मेजर स्टेक होल्डर थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि पीटीआई को साथ में लाना चाहिए था, एक पूरा प्लान बनाया जाना चाहिए था? क्योंकि ये इस तरह से नज़र आ रहा था कि एक कोई छोटी सी एनजीओ है जिसका किसी सोशल इशू पे एहतजाज है, तो एहतजाज लग ही नहीं रहा था। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट जो है ना, जब बनी थी तो लग रहा था कि ये काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि पीटीआई ने इसके साथ चलना पसंद नहीं किया। पीटीआई उसकी मेजर पार्टनर होने के बावजूद वो समझते हैं कि ये जो सारे फेसेस हैं ये पीटीआई के तो हैं ही नहीं, ये सारे दूसरी पार्टियों के लोग हैं बशमूल अचकज़ई साहब। तो वो जो ओनरशिप है पीटीआई की, एक पॉलिटिकल ओनरशिप, वो इनके साथ नहीं है। तो इसलिए इनकी जो जितनी एहतजाज भी होते हैं वो पीटीआई की मेन स्ट्रीम पार्टी से अलग ही होते हैं। यानी मेन स्ट्रीम पीटीआई के जो अहदेदार हैं वो नज़र नहीं आते ज़्यादा, और इनका ना वो आपस में जम नहीं हो सके। कैसे नहीं हो सके? पीटीआई ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, या इन्होंने पीटीआई में के साथ करीब होने की कोशिश नहीं की। वो बात ठीक है, लेकिन इससे म्यूचुअल गोल्स तो अचीव नहीं ना होते, अवाम का क्या बल्कि कमज़ोर हो गए। उसका मैसेज ये गया कि जो ये जो तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट है या पीटीआई की जो मुश्तरका काविश थी वो फेल हो गई, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके दरमियान वो बॉन्ड ही नहीं है तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट में और पीटीआई में कि वो मिलके आगे चलें। या पीटीआई के वर्कर इतने ज़्यादा उदास परेशान हो गए कि होना हमारा तो कुछ नहीं है, अब बाहर निकलने का क्या फ़ायदा, धक्के खाने का, आंसू गैस के शैल और फलाना। तो वो उन्होंने अपने आप को एक तरह से खुद ही म्यूट कर लिया है, मुझे ये लगता है। सर, इन्हीं लूप होल्स की वजह से, इन्हीं फ्लॉज की वजह से तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एग्जैक्टली उनको मौका मिलता है आपके मुखालफों को वो फिर आगे बढ़ें। और अब पीटीआई का प्रॉब्लम ये हो गया कि ये ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे अपने घर से बैठे तो बड़े बड़े वो बम फोड़ते रहते हैं, लेकिन गली में आना उनको अच्छा नहीं लगता। यही मसला मुस्लिम लीग नून का था। जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी बुरा वक्त था तो वो मुस्लिम लीग नून के हामी कहते थे कि हम वोट दे देंगे मियां नवाज शरीफ को, लेकिन जलसे जुलूस में जाना हमारा काम नहीं है। लेकिन वो फिर भी इनसे बेहतर थे। यानी इनकी निस्बत जो मरियम नवाज़ ने एहतजाज शुरू कर रखा था इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो फिर भी इससे बेहतर था। ठीक है, मरियम नवाज़ का आपने नाम लिया, हम अपनी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की बात कर लेते हैं। उन्होंने मोमिना इकबाल केस में एक बहुत ट्वीट किए जो कि बहुत एम्पावरिंग ट्वीट समझी जा रही है। मैं उसकी एक लाइन बल्कि आपको पढ़ भी देती हूँ। सब लोग उसको बहुत सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सीएम होनी चाहिए तो इस तरह की होनी चाहिए। शी सेड के she wants to make absolutely clear that she will not spare anyone found involved in attempting to harass, threaten or exploit a woman. No individual, regardless of status, position or political connections, is above law. वैसे काफ़ी लंबा ट्वीट है, लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बात है। डेवलपमेंट अच्छी है मोमिना के केस में। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है मरियम नवाज़ की कि उसने अपनी पार्टी में आए हुए एक मेहमान एमपीए जो कि पीटीआई से आए थे, जिनकी इनको ज़रूरत थी, उसकी सियासी पोजीशनिंग की वजह से खामोश नहीं रही, खुल के बोली हैं, औरत के हक़ के लिए बोली हैं। इस केस में कितनी पेचीदगी है हम उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने एमपीए को रोक दिया है कि वो उनका कोई प्राइवेट कंटेंट जो है मोमना का उसको रिलीज़ ना करें, उसको हैरास ना करें, अपनी ताकत इस्तेमाल ना करें, और जो
लॉ एंड आर्डर नाफज करने वाले अदारे हैं या जो एजेंसीज़ हैं जो वो तफ्तीश कर रही हैं उनमें रुकावट ना बने। ये मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ का बहुत बड़ा कारनामा है, उनको दाद देनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके आज के एनालिसिस के लिए। कल हम हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया।